नमस्कार दोस्तों। इस देश में एक तरफ टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त हुए हैं जिनके सामने पीएम से लेकर सीएम तक की भी नहीं चलती थी, जो चुनाव आचार संहिता को लेकर इतने सजग और सचेत थे कि चुनावों के मौसम में नेताओं में उनके नाम का हड़कंप मचा रहता था। शेषन के नाम से मंत्री और मुख्यमंत्रियों के पसीने छूट जाते थे। चुनाव के मौसम में सभी दलों के बड़े बड़े नेता दुआ करते थे कि आचार संहिता तोड़ने के आरोपों में कहीं शेषन के चपेटे में ना आ जाए। वो दौर था 1990 से 1996 का, और इस देश में ऐसे भी बहुत से चुनाव आयुक्त हुए हैं, उनके पहले भी उनके बाद भी, जिन पर देश की सत्ताधारी पार्टी के प्रति नरम रवैया अख्तियार करने के आरोप लगे हैं। ऐसे चुनाव आयुक्त भी हुए हैं जिन्हें केंद्र की कठपुतली से लेकर रबर स्टांप तक कहा गया। न सिर्फ कहा गया बल्कि कई मौकों पर चुनाव आयोग के फैसलों से यह साबित भी हुआ है कि कई चुनाव आयुक्तों में रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी, या नहीं है, या नहीं रही है। आप तय करिए। कई बार चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को खुश करने के लिए पक्षपातपूर्ण फैसले किए हैं और विपक्ष को आचार संहिता का हंटर दिखाकर एक तरफा कार्रवाई भी की है। चुनाव आयोग वही है, उसके अधिकार वही है, पावर वही है, लेकिन कुर्सी पर कौन बैठा है इससे बहुत कुछ तय होता है। बीते 7-8 सालों की ही बात करेंगे तो कई ऐसे मौके आए हैं जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे हैं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल उठे हैं। लेकिन मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है, और इसी अंदाज में सरकार ने आयुक्तों की नियुक्तियों में भी अपने गुड बुक में जिन अधिकारियों का नाम था उन्हें सेट करने में जल्दबाजी दिखाई, ये आरोप लगे। और चुनाव आयोग ने भी अपने फैसलों से कई बार भरोसा खोया है। इसकी एक वजह तो यह है कि सरकार अपने मनपसंद अधिकारियों को मनमाने ढंग से चुनाव आयुक्त बनाती रही है। कई बार केंद्र की सत्ता के प्रति समर्पित आईएएस अधिकारियों को रिटायरमेंट से पहले चुनाव आयोग की कुर्सी मिल जाती है, या किसी सत्ताधारी दल के बड़े नेता के प्रति लगाव, बदले में सेवा भाव की भावना और उसी भाव से फैसले लेने के आरोप आयुक्तों पर लगते हैं, और कई बार ऐसा लगता है पुख्ता तौर पर भी लगे हैं। इस चुनाव आयोग में भी जो अभी मौजूदा आयुक्त हैं उन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, नियुक्ति को लेकर भी, सरकार की नीयत को लेकर, सरकार ने जिस ढंग से उनकी नियुक्ति की उसको लेकर। और जब ऐसे नियुक्तियां होगी तो सवाल तो लाजमी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद चुनाव आयोग में बहुत कुछ बदलने वाला है क्या? चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार की मनमानी खत्म होने वाली है क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो ऐतिहासिक है, और लगता तो यही है। और अगर ऐसा हो गया तो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए। जिस ढंग से नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया है, इससे उम्मीद जगी है चुनाव आयोग में ऐसे अफसरों को आयुक्त के पद पर बहाल किया जा सकेगा जिनकी योग्यता का पैमाना सरकार के गुड बुक में होना सिर्फ ना हो, या किसी सूबे के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के गुड बुक में होना भर ना हो, या सत्ताधारी दल के नेताओं से अच्छे कंफर्टेबल रिलेशन होना भर ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है, गौर से सुनिए, और थोड़ी अतीत की बात, क्योंकि शुरुआत मैंने टीएन शेषन से की है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया है उसको बदल दिया है। 2018 में कई याचिकाएं दायर की गई थी चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर, तौर तरीकों को लेकर। उन्हीं याचिकाओं की सुनवाई के लिए 5 जजों की एक संविधान पीठ का गठन हुआ। उस पीठ में सुनवाई हो रही थी। आखिरी सुनवाई के बाद 24 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया, और उसके बाद आज फैसला आया है। पहले फैसला सुनिए और उसके बाद जरा सोचिए कि आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है अगर इसी तरह से नियुक्तियां होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जो नियुक्ति होगी उसमें 3 लोगों की कमेटी बनेगी, सिलेक्शन कमेटी, जो तय करेगी प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजेआई का पैनल। यह चुनेगा, 3 लोगों का यह पैनल चुनेगा कि कौन चुनाव आयुक्त होगा। 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त उन्हीं में से सीनियर मोस्ट। तो इसी तरह से सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होती है। अब इसके आधार पर जो 5 जजों की पीठ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस अजय रस्तोगी थे, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सीटी रवि कुमार शामिल हैं। जस्टिस
के.एम. जोसेफ इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। अब बेंच ने कहा है अब जो होगा कि ये कमेटी जो 3 लोगों की कमेटी है, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजेआई या उनकी तरफ से नामित जज, और ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजेगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक संसद इसके बारे में कोई कानून नहीं बना लेता है तब तक इसी प्रक्रिया के तहत नियुक्तियां हो। और खास बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको गौर से सुनिए और थोड़े अतीत की बात कि बीते 7-8 सालों में क्या हुआ है और यह नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला देना पड़ा। अभी कौन वो चुनाव आयुक्त थे जिनको लेकर सबसे अधिक ऐतराज था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई, वो भी जरा सुनिए पहले ये कि आज क्या कहा। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके अच्छे नतीजे नहीं होंगे। उन्होंने कहा वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे मजबूत से मजबूत पार्टियां भी सत्ता हार सकती है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। उन्होंने कहा यह भी जरूरी है कि अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और कोर्ट के आदेशों के आधार पर निष्पक्ष कानून के दायरे में रहकर निभाएं। इसके अलावा खास बात क्या कही है? खास बात यह भी कही है जजों की पीठ ने, संविधान पीठ ने, जस्टिस 5 जजों की पीठ ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को, चूंकि पिछली सुनवाई में कहा था यह तरीका गलत है एक चुनाव आयुक्त की जिस ढंग से नियुक्ति हुई उस पर आगे बताता हूं अरुण गोयल की, लेकिन कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर ऐसा व्यक्ति बैठा होना चाहिए जो अगर जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री के ऊपर कार्रवाई करने में भी संकोच न करे। कितनी बड़ी बात है कि ऐसा व्यक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त हो जो प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई करने में संकोच न करे। लेकिन बीते कुछ सालों में क्या हुआ है, 2019 के चुनाव के पहले ही, उस चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के कई भाषणों पर सवाल उठे, आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे, अमित शाह के आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे। तब अमित शाह पार्टी अध्यक्ष थे, गृह मंत्री नहीं थे, और चुनाव आयोग में मामला गया, लेकिन प्रधानमंत्री और अमित शाह को क्लीन चिट दी गई चुनाव आयोग से, और उस क्लीन चिट के खिलाफ 3 आयुक्तों में से एक अशोक लवासा, उन्हें एतराज था, वो चाहते थे कि उनके एतराज को भी दर्ज किया जाए, लेकिन उन्हें उनकी बात सुनी नहीं गई, वो छुट्टी पर चले गए, बाद में उनकी छुट्टी हो गई और चुनाव आयुक्तों ने 2-1 से फैसला देकर क्लीन चिट दे दी प्रधानमंत्री के भाषणों के लिए प्रधानमंत्री को और अमित शाह को। और ऐसे और भी कई मौके आए उसके पहले भी, प्रधानमंत्री और अमित शाह के कई ऐसे भाषण हैं जिन भाषणों के आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप, उसके पहले भी भाषण भी, तौर तरीके भी, 2014 के चुनाव के दौरान भी, लेकिन कभी चुनाव आयोग ने उस तरह से कार्रवाई नहीं की और बीते 7-8 सालों में तो बिल्कुल नहीं की। तो ये सवाल उठे, यही कहा। और अब तक नियुक्तियां कैसे होती रही हैं? अब तक नियुक्ति होती है कि जो नामों की लिस्ट आई, और कई बार नाम 20, 30, 40 होते हैं, और उसके बाद उसी लिस्ट में से 3 नाम का एक पैनल तैयार होता है, और उसके बाद प्रधानमंत्री और कैबिनेट उस पर फैसला करता है, और प्रधानमंत्री फैसला करके उसके बाद भेज देते हैं राष्ट्रपति के पास, और उसके बाद आप जानते हैं राष्ट्रपति आमतौर पर जो सिफारिश होती है वही उस पर मुहर लगाते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री के नाम नोट भेजते हैं, और उसके बाद उस शख्स की चुनाव आयुक्त चुने जाने की, प्रधानमंत्री अपनी सिफारिश के साथ एक नोट भेजते हैं जिसमें जस्टिफिकेशन होता है, वजह होती है कि इस शख्स को हम चुनाव आयुक्त के लिए क्यों चुना जाना चाहते हैं या चुनना चाहते हैं, और उसके बाद उसकी नियुक्ति होती है। अब बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर चुनाव आयुक्तों की अब नियुक्ति होगी तो एक विपक्ष का नेता विपक्ष, और दूसरा सीजेआई, प्रधानमंत्री, सीबीआई के डायरेक्टर की ऐसे ही नियुक्ति होती है। तो एक चीज तो हुई कि जो मनमानी तरीके से जो नियुक्ति होती थी, जो चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्तियां होती थी, उस पर रोक लगेगी। हुआ क्यों? पास्ट में अगर मैं पीछे की बात करूं, जो अरुण गोयल जो एक चुनाव आयुक्त थे, उनकी नियुक्ति पर ही सवाल उठे थे, और अरुण गोयल को जिस ढंग से जल्दबाजी में चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था, उसको लेकर जो सुनवाई हुई थी पिछली बार 18 नवंबर, उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई थी सरकार को, कहे तो जलील किया था, बिल्कुल हंटर की तरह कई सवाल पूछे थे कि कैसे आपने अरुण गोयल को नियुक्त किया, और नियुक्त कैसे किया। सवाल क्या पूछे? चूंकि सुनवाई उसके पहले चल रही थी, संविधान पीठ का गठन हो गया था, जैसा कि मैंने बताया, प्रशांत भूषण और कुछ लोगों की याचिकाएं थी, और सुनवाई हो रही थी 18 नवंबर को 2022 को,
उसी पर जवाब तलब हो रहा था, प्रक्रिया पर कि कैसे आप नियुक्त करते हैं, क्या प्रोसीजर है। और 19 तारीख को 18 को सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, सवाल पूछे गए और 19 को अरुण गोयल की नियुक्ति हो जाती है चुनाव आयुक्त के पद पर। रातों रात जल्दी में फाइल सब आगे बढ़ती है। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा और कहा कि ये बिजली की गति से जो आपने फैसला किया, इसकी वजह क्या, और उसके बाद कुछ सवाल पूछे थे। आप उन सवालों को जरा सुनिए। सवाल पूछे गए थे नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने, एक आईएएस अधिकारी एक ही दिन में वीआरएस उसे मिलता है और उसी दिन कानून मंत्रालय उनकी फाइल को मंजूरी दे देता है और 4 नामों का पैनल प्रधानमंत्री के पास जाता है और 24 घंटे के अंदर राष्ट्रपति गोयल के नाम से अरुण गोयल के नाम की पर रजामंदी दे देते हैं, मुहर दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है? और उसी में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि हमने 18 नवंबर को सुनवाई शुरू की, उसी दिन फाइल आगे बढ़ गई, उसी दिन क्लियरेंस भी मिल गया, उसी दिन आवेदन भी आ गया। कितनी जल्दी में हुई, जल्दबाजी में, उसी दिन नियुक्ति भी हो गई। फाइल 24 घंटे भी नहीं घूमी। फाइल को बिजली की रफ्तार से क्यों क्लियर किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। और ये अगर सुनेंगे समझेंगे तो लगेगा मंशा संदिग्ध है, और उस मंशा को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा था और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला आज दे दिया। जो रवायत, जो सिलसिला चल रहा था, वो सिलसिला अब थमेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तब पूछा था कि चुनाव आयोग में 15 मई से पद खाली था, क्या आप हमें 15 मई से 18 नवंबर का वो रिकॉर्ड दिखा सकते हैं कि आपने क्या किया? क्या ऐसी अर्जेंसी थी कि सारा काम एक दिन में पूरा करके नियुक्ति कर ली गई? ऐसे अरुण गोयल की नियुक्ति हुई थी। इस बात का कारण ढूंढने में मुश्किल हो रही है कि कैसे कानून मंत्री 4 नामों का पैनल चयन करते हैं जो तय 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकते। यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि कानूनन मुख्य चुनाव आयुक्त को 6 साल के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। चुनाव आयुक्त से ही कोई मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होगा, मतलब उन्हीं में से कोई प्रमोट होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि आपको इस आधार पर चयन करना चाहिए कि जिसके पास इतना समय हो। लेकिन इसमें जो हुआ इसके उलट है। पैनल में एक भी ऐसा अफसर नहीं था जो 6 साल का कार्यकाल पूरा कर सके। हमें इस नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में जानना है। सिक्का उछालकर चित भी मेरी, पट भी मेरी, अपनी तय करेंगे, आप ही जीतेंगे। आप बताइए कि 4 नामों में से एक नाम कैसे चुनाव गया? ऐसे और भी कई सवाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पूछे थे। और जिस ढंग से अरुण गोयल को नियुक्त किया गया और जल्दबाजी में नियुक्ति हुई, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी थी। अब उस नाराजगी के बाद आखिर आज यहां पहुंच गया कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हुआ। अब इसके पहले भी अनूप चंद पांडे यूपी काडर के अधिकारी थे, उन्हें भी यूपी में जो चुनाव हुआ है मार्च में, फरवरी मार्च में 2022 में, चुनाव के पहले मतलब 2021 में उनकी नियुक्ति हुई। तब भी उस समय सवाल उठे, जून में उनकी नियुक्ति हुई, तब भी बात आई कि यूपी से जो अधिकारी आ रहे हैं आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। यूपी चुनाव के कुछ महीने पहले उन्हें चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के पद पर कैसे तैनाती मिल रही। तब भी प्रशांत भूषण और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किया, विरोध जताया था, क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट में पहले से याचिका दाखिल की जा चुकी थी और इसी पर सवाल उठे थे। लेकिन उसके बाद आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई दलों के नेता लगातार तारीफ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और बहुत ऐतिहासिक फैसला बता रहे। स्क्रीन पर कुछ लोगों के आप ट्वीट देख रहे हैं। SY कुरैशी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उन्होंने वेलकम किया है। प्रशांत भूषण, चूंकि वो याचिकाकर्ता ही थे, उन्हीं की याचिका पर पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी, उन्होंने स्वागत किया है। हिस्टोरिक जजमेंट बताया है इसको और इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है इलेक्शन कमीशन में, ये भी इन्होंने कहा है कि अब इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट सिर्फ सरकार अकेले नहीं करेगी, बल्कि एक कमेटी करेगी, जो मैंने बताया LOP, PM और CJI। तो एक अच्छा फैसला। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इसे लैंडमार्क फैसला बताया है। हालांकि आज एक और फैसला आया था, अडानी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था कि कैसे एक कमेटी बना दी गई। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो जांच करेगी अडानी मामले की। सेबी को भी कहा गया 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देने के लिए। बहरहाल वापस लौटते हैं इसी पर, प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना की नेता सुप्रिया श्रीनेत, सीताराम येचुरी, सबने इस फैसले का स्वागत किया। अब बात आती है कि चुनाव आयोग पर यह आरोप क्यों लगते रहे और ये आरोप बीते इन 7-8 सालों में क्यों लगे। क्यों ऐसा था कि TN शेषन नाम का एक शख्स ऐसा इलेक्शन कमिश्नर था 90 से 96 तक कि उनके नाम का हड़कंप मचता था और उसी चुनाव आयोग में रहकर उन पर कभी आरोप नहीं लगा कि ये नखशिख दंत विहीन है या पावरलेस है या कठपुतली है या रबर स्टाम्प है, कभी नहीं लगा।
बल्कि कई कहानियां हैं टीएन शेषन को लेकर। एक बार शेषन ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीट पर चुनाव नहीं होने दिया, जिसकी वजह से उस समय केंद्रीय मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बहुत सारी वजह चुनाव आयोग ने तब बताई थी और उनसे बहुत सारे नेता नाराज रहते थे। पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु उन्हें पागल कुत्ता कह दिया था उन्होंने। बहुत सारे नेताओं के बयान टीएन शेषन को लेकर ऐसे आते रहते थे। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी नाराजगी उन्होंने कई बार जताई। अब उसी में मैं देख रहा हूं, कहीं वेबसाइट पर देख रहा था, चूंकि उनकी बायोग्राफी भी मैं खोज रहा था कुछ रेफरेंस ताकि याद आए। बहुत पहले मैंने पढ़ा है, हालांकि उनका निधन हो गया कुछ साल पहले। तो टीएन शेषन के समय में प्रधानमंत्री नरसिंह राव से लेकर, चूंकि 90 से 96 तक थे, चंद्रशेखर के कार्यकाल में वो मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। हिमाचल के राज्यपाल गुलशेर अहमद से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव तक किसी को भी नहीं बख्शा। बिहार में पहली बार 4 चरणों में इलेक्शन हुए और चारों बार चुनाव की तारीखें बदली गई। बिहार के इतिहास का सबसे लंबा चुनाव है और ऐसा टीएन शेषन ने अपने 6 साल के कार्यकाल में कई राज्यों में अपने ढंग से चुनाव की तारीखों को लेकर फैसले किए और उलट पुलट वाले फैसले किए, जिस पर राजनीतिक दलों को एतराज तो था, लेकिन कोई चुनाव आयोग पर हावी नहीं हो पाया। उनका एक स्टेटमेंट है कि मैं ब्रेकफास्ट में लीडर्स को खाता हूं, नाश्ते में नेता को खाता हूं। खैर, उसके बाद अब इस चुनाव आयोग में अशोक लवासा का मैंने बताया, आखिरकार उनको इलेक्शन कमीशन से जाना पड़ा। एक खबर कुछ दिन पहले आई थी 2019 के चुनाव के समय ही कि एक पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने वाले आईएएस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए थे। मोहम्मद मोहसिन थे उड़ीसा में जब पीएम का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था संबलपुर में, और उसके बाद एक तरह से सजा मिली, उन्हें इलेक्शन ड्यूटी से हटाया, सस्पेंड किया गया और बहुत लंबी कहानी है। बहरहाल, तो ये सारी कहानियां अपनी जगह है। और उसके बाद चुनाव आयोग का ये फैसला, इस फैसले के साथ ये कि आने वाले दिनों में क्या हम उम्मीद करेंगे कि स्थितियां बदलेगी। अरुण गोयल को लेकर जो सबसे अधिक विवाद ये था, चूंकि अरुण गोयल की अफरा तफरी में, आनन फानन में जिस ढंग से नियुक्ति हुई और जिस ढंग से नियुक्ति के पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एतराज के बाद जिस ढंग से नियुक्ति हुई, उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी थी। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर काफ़ी कुछ कह दिया। तो अब हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद शायद कुछ स्थितियां बदले और आने वाले दिनों में जितने आरोप लगते रहे चुनाव आयोग पर, उन आरोपों के मद्देनजर अगर देखेंगे, अगर इस तरह से बहालियां होती है जैसे अब होना है, तो शायद कुछ स्थिति बेहतर होगी। तो स्थिति बेहतर होगी और मोदी सरकार के लिए यह फैसला बहुत बड़ा एक तरह से तमाचे की तरह है, क्योंकि मोदी सरकार पर चुनाव आयोग का अपने ढंग से इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। कई बार सीधे सीधे कई चुनाव में लगे कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली का डेट तय है, उसके अकॉर्डिंगली चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। प्रधानमंत्री किसी स्कीम का, किसी योजना का ऐलान करने वाले हैं, उसके बाद ऐलान होगा। और कई बार जो आकलन अनुमान था, उसी अनुमान के हिसाब से चुनाव आयोग ने काम किया। आचार संहिता को लेकर तो सवाल उठे ही, और आचार संहिता को लेकर यह माना गया कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और कोई कद्दावर अगर नेता मंत्री हैं, उस पर आचार संहिता नहीं लागू होती है। तमाम शिकायतें कहीं मतलब क्या कहें, धज्जियां उड़ जाती आचार संहिता की, लेकिन उन शिकायतों पर चुनाव आयोग उस तरह से अमल नहीं करता, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की ताकत के सामने चुनाव आयोग टीएन शेषन की तरह हौसला नहीं दिखाता। बहरहाल, इस वीडियो को खत्म करते हैं इस उम्मीद में कि शायद कुछ स्थितियां बदले और 2024 के चुनाव में 13 महीने बाकी हैं, तो देखना है आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल नमस्कार।